मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स जो है इसका अर्थ होता है धन का विज्ञान, ठीक है, धन का अध्ययन जो है इसका अर्थ होता है। एडम स्मिथ साहब देने वाले थे। फिर मैंने आपसे कहा इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर मैंने कहा आपसे एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? वो एडम स्मिथ है। माइक्रो का मतलब एक व्यक्ति की बात करता है, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता की बात करता है, जहां पर डिमांड सप्लाई की बात होती है, जहां पर कीमत की बात होती है, जहां एडम स्मिथ की बात होती है वो माइक्रो होता है। मैक्रो मैंने कहा आपसे जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है, समाज कल्याण की बात करता है, जहां पर बेरोजगारी की बात जहां पर होती है, जहां पर रोजगार की बात होती है, जहां पर राष्ट्रीय आय की बात होती है, बड़े स्तर पर जहां बात होती है उसको बोलते हैं मैक्रो। इसमें हमारा किन्स का जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। फिर मैंने आपसे कहा जो उत्पादन जो आपके जो इकोनॉमिक्स है उसमें क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि जो प्रकृति है वहां से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, चाहे फिशिंग हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, ये रेड कलर जॉब होती है। इसमें दोस्तों आपके इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, पर इसमें उतना आउटपुट नहीं आता हमारी जीडीपी के अंदर, उतना इसके अंदर रोल नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर प्रचंड बेरोजगारी आपकी बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है, जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, वो प्रचंड बेरोजगारी होती है। ये मैंने आपको समझाया था कि एक खेत में एक व्यक्ति से भी 10 किलो अनाज हो रहा है और 4 व्यक्ति के बाद भी 10 किलो अनाज हो रहा है, तो बाकी 3 जो आपके प्रचंड बेरोजगारी के अंदर है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इसके बाद जो है सेकंड सेक्टर हमारा होता है कौन सा आपके, वो होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें निर्माण की बात, जिसमें कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री की तो बात हो। जो प्राइमरी सेक्टर जो हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ है उसको हमने वैल्यू ऐड करके आपके नया माल बना दिया है और हम उस तैयार माल को बेच रहे हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री की बात यहाँ पर होती है। तो वो सेकेंडरी सेक्टर हमारा हो गया। टर्सरी सेक्टर हमारा होता है कौन सा, जहां पर हम जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर है उनको सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वो सेक्टर टर्सरी होता है, जैसे हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, ये सारा टर्सरी के अंदर आता है, ठीक है। फिर मैंने कहा फोर्थ और होता है जो आरएनडी की बात करता है, वो फोर्थ होता है। फिर मैंने कहा पांचवा वो होता है जहां पर लीडर की बात होती है, जहां पर पॉलिसी मेकिंग की बात होती है, एमडी सीईओ कंपनी के या फिर आपके राजनेता जो है आपके पांचवें में आते हैं। ये हमारे 5 क्षेत्र मैंने आपको लिखा है। इसके बाद उसमें मैंने कहा उत्पादन अगर करना है मुझे, तो उत्पादन के कुछ साधन होते हैं हमारे पास, जैसे कि एक हमारे पास में सबसे पहले होता है वो होता है हमारे पास में लैंड होता है, उस लैंड का रेंट देना होता है हमको ना, लगान देना पड़ता है। सेकंड हमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तकनीक खरीदने के लिए, और उस कैपिटल का हमें इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है। एक होता है लेबर, मजदूर जो होता है, श्रमिक जो होता है, उसको हमें वेज देना पड़ता है, मजदूरी देनी पड़ती है, उसका पारिश्रमिक देना पड़ता है। और एक वो जो इन तीनों को संभाल के रखता है अपने पास में, असेंबल करता है और रिस्क लेता है कि उसकी कंपनी चल जाएगी, वो होता है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी होता है, उसको हमें जोखिम के बदले में प्रॉफिट देना पड़ता है। ये चार मिलकर राष्ट्रीय आय बनती है। इसके बाद उसमें मैंने कहा आपसे जो हमारी इकोनॉमी है उसके बहुत सारे आधार पर प्रकार होते हैं। अगर हम किसी और देश के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है, अगर हम नहीं करते तो हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ जो रिसोर्स है उन पर ओनरशिप किसकी है, स्वामित्व किसका है। अगर सरकार का है तो वो कौन सा होगा, तो वो होने वाला आपका समाजवादी। अगर सरकार के अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर का अगर वहां पर है तो वो होगा पूंजीवादी। दोनों का है तो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी तो आपके जहां पर सरकार के पास में ओनरशिप होती है, वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता है, वहां उद्देश्य होता है जो लोग रह रहे हैं आपके देश के अंदर उनका कल्याण करना उद्देश्य होता है। जो पूंजीवादी उसमें दास कैपिटल मैंने आपको बुक लिखा दी किसकी, कार्ल मार्क्स की। जो पूंजीवादी जो होते हैं आपके वहां पर कंपटीशन होता है, वहां मार्केट आपके सब कुछ ड्राइव करता है, डिमांड सप्लाई की वहां पर बात होती है, वहां पर केवल प्रॉफिट की बात होती है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे प्राप्त किया जाए, वो होता है आपके कैपिटल वाली इकोनॉमी है ना। और मैंने आपसे वहां पर एडम स्मिथ का सिद्धांत काम करता है जो यूएसए के अंदर आपको नजर आता है। थर्ड होता है मिश्रित आपके, कहां जहां जहां पर आपके दोनों काम करते हैं, सरकार भी है साथ में प्राइवेट सेक्टर से, दोनों आपके मंदी होती है, महंगाई होती है, सरकार वहां पर अपने हाथ में कमान लेती है और सरकार वहां पर संभालती है। किन्स की बात मैंने कही आपसे, भारत भी उसी के अंदर आता है, मिश्रित के अंदर, ठीक है। हम 1991 से पहले समाजवाद की ओर झुके हुए थे, पर 1991 में हमने एलपीजी अपनाया तो हम समाजवाद से किसकी ओर आगे, पूंजीवाद की ओर आगे। इसके बाद मैं लेकर दोस्तों आया आपको कहां पर कि विकास के आधार पर इकोनॉमी तीन तरह की होती है, एक होती है डेवलपिंग, एक होती है डेवलप, एक होती है लिस्ट डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप कंट्री वो होती है जहां पर विकास हो चुका है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो चुका है, जहां की तकनीक दोस्तों हाई हो चुकी है, जहां का पर कैपिटा इनकम हाई है, जहां पर लोगों का जीवन स्तर आपका अच्छा हो चुका है, वो डेवलप कंट्री है, जैसे यूरोप की कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा जो देश अभी विकास कर रहा है, जहां पर इंफ्रा आपके डेवलप हो रहा है, जहां पर शिक्षा स्वास्थ्य है, इन सबका विकास हो रहा है, ठीक है, जहां पर परिवहन शिक्षा स्वास्थ्य ये सारी डेवलप हो रही है, जहां पर इंडस्ट्री आपके अभी लगाई जा रही है, वो हमारा आपके डेवलपिंग कंट्री जो कि इमर्जिंग कंट्री होती है, जो कि भारत उसमें शामिल है, ब्रिक्स कंट्री जिनको कहते हैं। थर्ड होता है जो आपकी लिस्ट डेवलपमेंट है, जहां पर सारी चीज की शुरुआत हुई है, तकनीक अभी बहुत लो लेवल की है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है लोगों का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है वहां पर, तो अभी वहां पर उद्योग लगाना शुरू हुआ है, ठीक है, वो होते हैं लिस्ट डेवलप अफ्रीका वाले कंट्री के देश। भारत खुली इकोनॉमी है, भारत मिक्स इकोनॉमी है, भारत आपके इसके अलावा विकासशील देश इमर्जिंग इकोनॉमी है। भारत पूरे वर्ल्ड में 5वें स्थान पर इकोनॉमी के मामले में, इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ दिया बड़ी इकोनॉमी के मामले में ना। इसके बाद में लेकर आया दोस्तों आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। मैंने आपसे कहा ग्रोथ का मतलब केवल जो मात्रा है उसका बढ़ना ग्रोथ होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट में मात्रा के साथ में अगर वहां के जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर अच्छा होता है, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, वहाँ हेल्थ के, वहाँ पर एजुकेशन के, वहाँ परिवहन के अच्छे विकल्प वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, तो वो होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ तो शामिल होता ही है, इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है वो भी वहाँ पर शामिल होती है। फिर मैंने कहा ग्रोथ को नापने के लिए हमारे पास पर कैपिटा इनकम होता है, उस देश की राष्ट्रीय आय में अगर हम उस देश की जो पॉपुलेशन उसका डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। लेकिन दोस्तों जो डेवलपमेंट उसके लिए हमारे पास मानव विकास सूचकांक होता है, जो जारी करने वाली संस्था हमारी एचडीआई होती है ना, एचडीआई जारी करने संस्था यूएनडीपी होती है, मानव विकास सूचकांक। इसके तीन आधार होते हैं, लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे यहाँ पर कि अभी दोस्तों हाल में जो आपके एचडीआई आया है उसमें भारत की रैंक हमारी 134 है और 0.644 हमारा आपके एचडीआई इंडेक्स है। अगर एचडीआई इंडेक्स की वैल्यू 0 से 0.55 होती है तो वो लो होता है, 0.55 से अगर 7 होता है तो आपके मीडियम होता है, 0.7 से 0.8 होता है तो आपकी हाई होता है, और 0.8 से ऊपर आपका वेरी हाई होता है। तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी मीडियम के अंदर आती है, 0.644 हमारी वैल्यू है, 134 हमारी रैंक है। हमारी अगर बात करूं मैं आपसे फर्स्ट रैंक पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे, अंतिम स्थान सोमालिया जिसकी 0.38 के आसपास है। ये हमारा दोस्तों एचडीआई इंडेक्स हो गया। इसके साथ एक इंडेक्स और आता है, वो कौन सा इंडेक्स होता है, वो आपके जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है, इसको भी जारी करने वाली संस्था यूएनडीपी होती है, इसमें रैंक हमारी 108 होती है। ये हमने वहां पर आपको पढ़ाया। थर्ड टॉपिक हमारा कौन सा है, वो है राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल दोस्तों इनकम। राष्ट्रीय आय का मतलब देश के जो नागरिक है उनकी आय राष्ट्रीय आय होती है। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे राष्ट्रीय आय का इतिहास देखने के लिए मैंने कहा सबसे
सबसे पहले गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी अनबिटरेड रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्होंने उस समय कहा था 1867-8 के अंदर कहा था कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम वो 20 रुपए है ना, ये पहली बार दोस्तों बताई गई थी। उसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर वी के राव साहब को अपॉइंट किया 1931-32 के अंदर। पर जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद हमने एक नेशनल इनकम कमेटी बना दी, राष्ट्रीय आय समिति बना दी, जिसके हेड हमने पीसी महालनोबिस साहब उसके हेड थे और प्रोफेसर वी के राव और गॉडगिल साहब उसके अंदर मेंबर के रूप में थे। अब उस कमेटी के बाद में हमारे पास में एक संस्था सीएसओ बनाई जाएगी, इसका जिक्र मैं कल आपके लिए करने वाला हूं। अभी दोस्तों फिर मैंने कहा आपसे राष्ट्रीय आय को मापने के लिए इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और एक कौन सा होता है? उत्पाद विधि होती है। हम जो है उत्पाद विधि और आय विधि का यूज करते हैं, अधिकतर उत्पाद विधि का यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने कहा था आपसे वैल्यू एडिशन वाला मेथड होने वाला, गेहूं से ब्रेड, ब्रेड से बिस्किट या फिर आपके सैंडविच, ठीक है, वो क्रम आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे इसके बाद में हमें दोस्तों राष्ट्रीय आय को निकालना है, तो उससे पहले हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हम जीडीपी से शुरू करेंगे और हम कहां पहुंच जाएंगे? एनएनपी पे पहुंच जाएंगे, जिसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 मैजिक फार्मूला आपके सामने होंगे। अगर उसको कभी ग्रोस दिया हुआ हो, अगर कभी सकल दिया हुआ हो और हमें निवल निकालना हो, हमें नेट निकालना हो, तो हमें उस फार्मूले में से गिसावट को माइनस करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ये पहला फार्मूला था ना। सेकंड जो फार्मूला ये है कि अगर दोस्तों हमें जो है, अगर हमें नेशनल दिया हुआ है और हमें डोमेस्टिक से निकालना है, तो हमें जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है उसको माइनस करना पड़ता है। अगर राष्ट्रीय दिया हुआ है, घरेलू निकालना है, तो हमें विदेश से जो प्राप्त आय है उसको माइनस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एनआईएफए, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने कहा इसके बाद थर्ड हमारा फार्मूला कौन सा होता है? अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दिया है और हमें मार्केट प्राइस को निकालनी है, तो हमें जो टैक्स वैक्स होते हैं उसको जोड़ना पड़ेगा। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपके शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है इसको जोड़ना पड़ता है। ये 3 फार्मूले आपके सामने। अब इससे अच्छा शायद ना तो मैं पढ़ा पाऊंगा और ना ही समझा पाऊंगा और ना ही रिवाइज करा पाऊंगा।